कॉमर्स एक्सेस मार्केटिंग। आज हमारे मार्केटिंग के हम लोग सॉल्यूशंस डालेंगे कल जो हमने टेस्ट किया था उसके। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हों और आपको अच्छे भी लगे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल मैंने थोड़ा ज़्यादा अप रखा हुआ था, ताकि आप लोग क्या करो ना कि ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो और आप लोगों का मतलब जो है माइंडसेट वो हार्ड क्वेश्चंस के लिए रहे। इजी क्वेश्चंस तो हर कोई अटेम्प्ट कर देगा, बट आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप कैसे क्वेश्चंस करोगे, हार्ड क्वेश्चंस उसमें करके आओगे। ठीक है, चलो अपने सॉल्यूशंस के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली सॉल्यूशंस देखने के लिए आए हो, तो आप लोग मतलब अपने साथ एक तरीके से धोखा कर रहे हो। पूछो क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप लोग टेस्ट को जो अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, एट द लास्ट में जब आपको जाकर टेस्ट को अटेम्प्ट करना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस टाइम पे आपके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे। यहाँ पे तो मैं आपको सॉल्यूशंस बता दूंगा, बट वहाँ पे आपके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो आप लोग क्या करो कि पहले उसमें जाके अटेम्प्ट करो, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि मेरा वीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है और मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग अगर कम भी नंबर आते हैं या अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आप लोग वीडियोस को दोबारा से देखो, तो आप लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा स्कोर में। हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टॉपिक्स नहीं डाले जो नहीं पढ़ाए हों, या फिर ऐसे डाल दिए हों जिनमें क्या हो सके कि मतलब आप लोग हैरान हो जाए कि सर ये कैसे क्वेश्चन हो गया, ये कैसे क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे देखो, पीएलसी का क्वेश्चन आया। पीएलसी मैंने आपको पढ़ाया भी था 2 बार, जबकि मैंने पढ़ाया था आपको क्या, पीएलसी, सो दैट कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आ सके। और मैं ये चाहता था कि आप लोग मतलब एकदम पीएलसी का तो एक भी क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ो ही नहीं, क्योंकि पीएलसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक उसके लिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द पीएलसी स्टेजेस इज फॉलोइंग व्हेन द, कौन से पीएलसी स्टेज फॉलो होता है जब सेल्स क्या होती है अपनी पीक पे होती है, और क्या होता है एक स्टीप राइज हो रहा था, मतलब एक धीरे से राइज हो रहा था इन द केस ऑफ फैशन एंड फेड आइटम्स। किसके केसेस में? फैशन और फेड आइटम्स की। तो देखो, पीएलसी मैंने आपको समझाया था कुछ इस तरीके से। मैंने एक साइकिल बनाई थी, ठीक है, जिसमें हमने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। इंट्रोडक्शन, हमारा ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डेक्लाइन स्टेज, है ना, याद होगी ये चीज़। तो सबसे पहले देखो, जब हमारी पीक कब आता है सेल्स का, जब क्या होती है हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है, फिर मैच्योरिटी होती है। क्योंकि देखो, इंट्रोडक्शन में तो आपका मतलब रन कर रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है, तो इसमें पीक तो नहीं आ सकता, क्योंकि पीक यहाँ पे नहीं आएगा। और हमारा क्या है कि डेक्लाइन तो हमारे यहाँ से हो जाता है, जब हमारी डेक्लाइन होने स्टार्ट हो जाता है। तो पीक मोर एंड दी लॉयस हमारा किस में आएगा? मैच्योरिटी स्टेज में आएगा, जब हमारा क्या होता है कि जब हमारा आइटम जो है वो मतलब अपनी फुल पॉपुलैरिटी पे पहुंच चुका है मार्केट में, और अब इससे ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी की उम्मीदें नहीं है, तो उसमें ग्रोथ रेट जो होती है वो कम हो जाती है, बट जो सेल्स जो होती है वो किस पे होती है? पीक पे होती है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या था क्वेश्चन नंबर 1 का? वो था हमारा क्या? सी। ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज पे ही हमारी सेल्स होगी, वो क्या होगी? हमेशा पीक पे होगी। ग्रोथ स्टेज पे क्या होती है? हमसे पीक पे पहुंचने वाली होती है, और डेक्लाइन स्टेज पे पीक से नीचे आ रही होती है, और इंट्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा नीचे रह जाता है। द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शोज दैट द सेल्स विल इवेंचुअली पीक एंड देन स्लो डाउन। ठीक है, कि हमारी जब इस तरीके से पहुंचेगी, पहले यहाँ पे पीक पे आई हमारी इस तरीके से, और फिर यहाँ से ऐसे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज सेल्स ग्रोथ हैड स्टार्टेड टू स्लो डाउन। मैंने आपको बोला कि सेल्स की जो ग्रोथ रेट होगी वो कम होगी, बट जो सेल्स का जो मतलब पीक जो होगा वो आ चुका होगा। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस इन द मार्केट इन रिलेटिव आइटम्स। तो जो हमारी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट जो है वो क्या है कि पूरे मतलब मार्केट में फैल चुका है। अब आपके पास में और कोई टारगेट ग्रुप्स या फिर आपके पास में नए ऐसे चीज़ें नहीं बची जिसमें आप क्या कर सको कि मतलब आगे फैल सको और अपने उसको अपने प्रोडक्ट को और आगे ज़्यादा पहुंचा सको लोगों तक। ठीक है, मतलब हमारे टारगेट ग्रुप्स, हमारे सेगमेंटेशन सब कुछ खत्म हो चुका है। चलो आगे करें स्टार्टिंग सेकंड वाले क्वेश्चन के साथ में। इफ अ कंपनी इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट विद हायर क्वालिटी, हायर वैल्यू एंड विद सर्टेन न्यू फीचर्स बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, सच प्रोडक्ट्स आर नोन एज। तो देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये है हमारे इसमें क्या, यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप इसमें 100% क्या कर सकते हो, क्वेश्चन गलत कर सकते हो। कैसे? ए है हमारा यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट, बी हमारा न्यू प्रोडक्ट, सी क्या हमारा सुपीरियर प्रोडक्ट, एंड डी क्या हमारा डेवलप सुपीरियर प्रोडक्ट। तो देखो, चारों के सारे ऑप्शन एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, तो आप इसको एलिमिनेट कैसे करोगे?
एलिमिनेट करने की इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम हैं। बट इन केस हम लोग फिर से इसमें बता सकते हैं क्या कि जब हमारा ए क्या होगा, यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट। तो देखो यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट मतलब हमको सबसे हट के दिखाना है, अपने कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट को हट के दिखाना है। एक हायर क्वालिटी का आएगा, हायर वैल्यू का आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा यूनिक सा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम कहेंगे यार कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट यूनिक है, तो इसको हम लोग रख लेते हैं किसमें, स्टैंड में। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, भैया न्यू प्रोडक्ट तो हर कोई लॉन्च कर रहा है, तो वो कोई बात ही नहीं होती, तो न्यू प्रोडक्ट तो हम लोग यहीं से कर देंगे। हाँ, सुपीरियर प्रोडक्ट हो सकता है कि हाँ भैया वो सुपीरियर प्रोडक्ट उसका नाम हो सकता है, बट हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि सुपीरियर तो प्रोडक्ट होगा कैसे, सिर्फ और सिर्फ उसकी हायर क्वालिटी अगर हम दे देंगे तो। ठीक है, तो ये भी हमारा थोड़ा बहुत किसमें बैक में चले जाता है। फिर क्या आता है हमारा डेवलप्ड सुपीरियर प्रोडक्ट, तो ये दोनों चीज़ें तो लगभग एक ही जैसी हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो हम लोग इसका आंसर ए कर देंगे, तो हमारा यूनिक सुपीरियर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखो क्या आता है, क्वेश्चन अगर कहीं पे आ जाए हाउ टू डेवलप अ सुपीरियर प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डू अ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एनालिसिस। ये कंपनी को 4 काम हैं जो करने पड़ते हैं। डू अ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एनालिसिस, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करो मार्केट में, तो उसके अंदर अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट वीकनेस। ठीक है, आपने मतलब जैसे आप टूथपेस्ट अगर बना रहे हो और आप पतंजलि हो, तो आप लोग क्या करोगे, कॉलगेट की वीकनेस को ढूंढोगे, और जब आप कॉलगेट की जिस दिन आपने वीकनेस को ढूंढ लिया ना, उस दिन आप मतलब कॉलगेट से आगे क्या कर सकते हो, सक्सीड कर सकते हो। और यही किया पतंजलि ने, कैसे कि भैया हमारा प्रोडक्ट हर्बल है, हम नेचुरल प्रोडक्ट से बना रहे हैं, इसमें कुछ भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक कॉम्पिटिटिव से एडवांटेज था, जो हमारे क्या निकला, यूनिक प्रोडक्ट निकला। टेक द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट अपार्ट इन योर लैब, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को अपने उसमें लेके जाओ। ठीक है, उसके ऊपर इंजीनियरिंग करो, भैया देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, हम क्या क्या मिला के इसको और अच्छा बना सकते हैं। हर कोई कंपनी ऐसे करती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, रिसर्च गेट द कस्टमर्स ओपिनियन, हमको क्या करना है कि हमको सबसे पहले अपनी एक रिसर्च बनानी है। ठीक है, सो दैट कि हम लोग रिसर्च करें किसी कस्टमर के ऊपर, कि उनसे हम पूछे भैया आपको इसमें क्या क्या दिक्कत है, बोले भाई ये दिक्कत है, फिर आप उसी के हिसाब से अपने क्या करोगे, प्रोडक्ट को बनाओ। ठीक है, समझ में आया? कुछ था मतलब ऐसा था कि जो हमने नहीं पढ़ाया हो, भैया पढ़ाया था यार, आप लोग मतलब ध्यान दो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाए वो बात आपके लिए मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। बट अगर आपको मतलब कि क्वेश्चन रिलेवेंट मिले, तो आपको उसमें एलिमिनेट करके और थोड़ा देख दाख के इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना। आगे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 को अपने। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक सेट ऑफ ब्रांड एसोसिएशन दैट द ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट अपीयर्स टू क्रिएट और मेंटेन। मैंने आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ाया था ना, ब्रांड इमेज, ब्रांड पोजीशन, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड आइडेंटिटी। तो आपने कौन सा चूज किया इसमें ऑप्शन? चलो मैं बताऊं आपको। तो देखो, जब सबसे पहले हमारे क्या है क्वेश्चन में कि आपको एलिमिनेट कैसे करना है, इसको मतलब करेक्ट चूज कैसे करना है, अगर आपको वहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक सेट ऑफ ब्रांड पूछा हुआ है। associations that the brand strategist aspires to create और maintain। देखो ब्रांड इमेज क्या है कि हमने पढ़ा था ना कि ब्रांड इमेज हमारी क्या होती है कि जो लोगों की दिमाग में बनी होती है। ब्रांड पोजीशन कि आप अपने ब्रांड को औरों से बेहतर किस तरीके से दिखाएं। ब्रांड इक्विटी कि मतलब आप लोग उसको किस तरीके से परसीव करते हैं। तो अब हमारे पास में क्या बचता है, ब्रांड आइडेंटिटी कि आपको मतलब कि हमारा जो ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है वो क्या क्रिएट करना चाहता है, किस तरीके की ब्रांड को आइडेंटिटी उसकी क्या क्रिएट करना चाहता है आपके सामने। ठीक है, तो इजी हमारा क्या था, इसलिए ऑप्शन था हमारा डी। तो डी में हमारा क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी इज अ यूनिक सेट ऑफ ब्रांड एसोसिएशन दैट द ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट एस्पायर्स टू क्रिएट और मेंटेन। ठीक है, मतलब आपके सामने एक ऐसी आइडेंटिटी को क्रिएट किया जाएगा कि आपको लगेगा हाँ भाई ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड एंड द कस्टमर बाय जनरेटिंग अ वैल्यू प्रपोजिशन रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांड एंड द कस्टमर बाय जनरेटिंग अ वैल्यू प्रपोजिशन इन्वॉल्विंग फंक्शंस, इमोशंस एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी किस में आती है, हमारी ब्रांड आइडेंटिटी। समझ में आई ये चीज़? कोई हार्ड था नहीं यार, ये सब आपने पढ़ाया हुआ था। पर हाँ, अगर आपने गलत किया तो मैं आपसे ये बात बोलूँगा कि आपने सही से क्लास में नहीं देखा। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा ना तो अभी टाइम है बहुत ज़्यादा, आप लोग आराम से देख लो। अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, अब हो रहा है इसमें स्क्रीन पे, अरे बड़ा होगा, एक मिनट रुको। ठीक है, अब सही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्राइसिंग मेथड बाय कंपनी विद कंपटीशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कौन सा मतलब प्राइसिंग मेथड को कंपनी यूज करेगी कब, जब उसको कंपटीशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स अपने देखने होंगे। टू प्रिवेंट कंपटीशन, कौन सा आंसर चूज किया आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में,
देखो 1 and 4 ओनली, प्रिवेंट कंपटीशन या फिर करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में देखो हम लोग किस तरीके से अलग कर सकते हैं। आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो आप लोग प्रॉफिट को उस टाइम के लिए क्या करोगे, भूल जाओगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इसको फोर्थ वाले को तो यहीं पे एलिमिनेट कर दिया हमने, हाँ। फिर हमारा क्या आता है कि बी आता है हमारा 1 and 3, टू प्रिवेंट कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन से ऊपर उठना, या फिर 3 सर्वाइवल, ठीक है। तो हमने देखा यार कि हाँ ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमको सर्वाइव भी करना है कंपटीशन से, हमको प्रिवेंट भी करना है किससे, कंपटीशन से। फिर क्या हमारा 1 and 4, अब हमने 4 तो पहले एलिमिनेट कर दिया तो इससे ये भी गया। अब 1 2 3 4 and 4 तो मतलब सारे ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा ये भी गया। तो हमने ऑप्शन क्या देखा कि हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्या, प्रिवेंट कंपटीशन एंड सर्वाइवल। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन भी हमारा गया एंड करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हमारे समझ में गया। समझ में आया ये? देखो आपने एलिमिनेट कर दिया ना, तो आपको सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए, भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आता हो। द प्राइसिंग मेथड बाय अ कंपनी विद कंपटीशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स आर प्रिवेंट कंपटीशन एंड सर्वाइवल, ठीक है। ये इसके दो तरीके हैं जिसके थ्रू कंपटीशन से आगे कंपनी क्या कर सकती है, निकल सकती है। फिर क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड, नॉट पूछे बोला हुआ है, ठीक है। तो गोइंग रेट प्राइसिंग, या फिर प्राइस स्कीमिंग, या फिर परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, या फिर बोथ ए एंड सी, या फिर दोनों के, इन दोनों के ऑप्शन सही हैं। आप मुझे बताओ कौन सा आपने ऑप्शन सही किया है। तो इसका जो हमारा आंसर है डी है। क्यों? कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या होता था, मैंने आपको पढ़ाया था बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ए एंड सी मतलब प्राइस वैल्यू प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग एंड प्राइस स्कीमिंग। तो प्राइस स्कीमिंग में हमारा क्या होता है कि मतलब हम लोग आते ही अपने प्राइस को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रख दें। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, हम कंपटीशन पे कोई ध्यान नहीं देंगे, या फिर मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं, आप लोगों ने अपने प्राइसेस को हाई रख दिया और लोग उसको विलिंग है खरीदने के लिए, ठीक है। तो आपके मार्केट में कंपटीशन तो है ही नहीं, तो आप लोग सबसे पहले कंपटीशन के हिसाब से हाँ कि इसको हम लोग कर सकते हैं क्योंकि नॉट पूछा हुआ ना। और गोइंग रेट प्राइसिंग में देखो कि जो हमारा मार्केट में प्राइस चल रहा है हमको उसी के अकॉर्डिंग ही प्राइस रखना है, ज़्यादा करेंगे तो हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो कॉम्पिटिशन होगा तभी तो मार्केट में ज़्यादा प्राइस, हम लोग प्राइस उसके बराबर रखेंगे ना। तो जब मार्केट में कंपटीशन है तो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में तो बी चला गया, तो हम लोग बी को निकाल देंगे यहाँ से। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग उस प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से प्रोडक्ट प्राइस को रखें। जब हम वैल्यू के हिसाब से प्राइस को रखेंगे तो क्यों रखेंगे, क्योंकि भैया हमारे मार्केट में कंपटीशन कम होगा, लोग वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू के हिसाब से प्राइसेस को रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? चलो, तो इसका हमारा आंसर क्या था, डी, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने, सब लोगों ने सही किया होगा, गलत तो किसी बच्चे ने नहीं किया होगा अगर आप लोगों ने क्लास अच्छे से देखी है तो। द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स आर गोइंग रेट प्राइसिंग एंड सीड बेस्ड प्राइसिंग। तो गोइंग रेट, देखो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग कौन सा है और इसमें नॉट पूछा हुआ था, ठीक है। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग हमारा कौन सा था, गोइंग रेट, कि मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा रेट चल रहा है मार्केट में उसी को करेंगे और उससे कम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो इसके बाद में सीड बेस्ड प्राइसिंग क्या था कि हम लोग मतलब डिफरेंट लोगों को बुलाएंगे और फिर उनको क्या करेंगे कि प्राइसिंग में मतलब कि एक ऐसा लिफाफे में बंद एक वो देंगे कि हम भैया जो हमारे सबसे ज़्यादा प्राइसिंग लगाएगा उसके साथ में हम लोग उसको आगे करेंगे। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्ट्रेटजीज फॉर प्राइस चेंजिंग बाय कंपनी। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, मैंने आप लोगों को इसको काफ़ी ज़्यादा जोर दे के समझाया भी था। तो इसका आंसर क्या है, देखो ए में अगर हम जाएंगे तो 1 2 3 and 4, ठीक है, इसमें तो हो गया मतलब ऑल ऑफ द अबव। फिर हमारा बी क्या आता है 1 and 4 ओनली, सी आता है हमारा 2 and 4 ओनली, और डी क्या आता है हमारा 1 and 3 ओनली। तो आप लोगों ने इसमें कौन सा आंसर चूज़ किया था? एलिमिनेट करें क्वेश्चंस का आंसर। तो देखो जब हम ए पे जाते हैं तो क्या था हमारा, स्ट्रेटजीज फॉर प्राइस चेंजिंग है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनिशिएट प्राइस चेंजेस, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन, नहीं भैया ये तो नहीं था सर, आपने जैसा पढ़ाया था। फिर क्या आता हमारा कि रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजिंग बाय कॉम्पिटिटर्स, हाँ सर ये तो लग रहा है। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, सर ये दोनों चीज़ें मुझे कुछ सही नहीं लग रही, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आगे ऑप्शन में देख लेते हैं। 1 2 3 and 4 ओनली, तो इसमें तो 2 and 4 आ गया,
तो आपने क्या कहा सर ये तो क्वेश्चन नहीं है, 1 and 4 ओनली आया। आपने कहा सर बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग तो नहीं था प्राइस चेंजिंग स्ट्रेटेजीज का, तो मैं क्या करता हूँ 4 को भी हटा देता हूँ यहाँ से। फिर क्या हमारा 2 and 4 ओनली, तो 2 and 4 में तो भैया वही आ गए जो हमारे गलत थे, तो हमारे इसमें क्या बचा ऑप्शन 1 and 3 ओनली। तो हमने क्या किया, जिस हिसाब से हमें थोड़ी बहुत नॉलेज थी उसके हिसाब से भी हमने 1 and 3 को चूज कर लिया। ठीक है समझ आई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग मैंने आपको पढ़ाया था, इससे रिलेटेड एक और चीज पढ़ाई थी, मार्केट पेनिट्रेशन। ये दोनों कब कंपनीज यूज करते हैं, जब कंपनी मार्केट में नई नई आई हो, ठीक है, उस टाइम पे मार्केट स्कीमिंग भी यूज करती है और पेनिट्रेशन भी। तो स्कीमिंग का मतलब क्या था कि प्राइसेस को इनिशियली हाई कर दो सो दैट आप लोग क्या पूरे मार्केट की क्रीम को उठा के खा सको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोग स्टार्टिंग में ही प्राइस इतना ज़्यादा हाई रख दो कि आप लोग को जो प्राइस प्रॉफिट जो है वो स्टार्टिंग में क्या हो सके, बहुत ज़्यादा हाई रह सके। समझ में आया। चलो ए तो हम लोग देखते हैं द प्रोडक्ट मस्ट बी न्यू फॉर प्राइस स्कीमिंग। हाँ सर ये चीज़ तो सही लगती है क्योंकि प्राइस स्कीमिंग तभी होगी जब प्रोडक्ट क्या होगा, न्यू होगा। फिर उसके अंदर क्या आता है, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट शुड बी इन इलास्टिक। हाँ सर ये भी लगता है कि इन इलास्टिक होगी तभी तो होगा। इलास्टिक हुई डिमांड मतलब प्राइस घटने बढ़ने से क्या होता है, हमारा डिमांड ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम लोग प्राइस को अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारी डिमांड तो कम हो जाएगी। फिर उसके अंदर क्या आती है हमारी, द इनिशियल प्राइस इज वेरी लो सो इट कैन अट्रैक्ट ए कंज्यूमर बेस। सर कहीं ना कहीं हमारा क्या है कि ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी को एलिमिनेट किया और हमारा ऑप्शन क्या है, बी, डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग आर द प्रोडक्ट मस्ट बी न्यू फॉर प्राइस स्कीमिंग। जब आपका प्राइस मतलब प्रोडक्ट नया नया आएगा तभी तो आप लोग प्रोडक्ट को प्राइस बढ़ा सकते हो ना अपने। फिर उसके अंदर क्या आता है कि द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट शुड बी इन इलास्टिक। ठीक है, तो डिमांड जो प्रोडक्ट का होगा वो कैसे होगा, इन इलास्टिक होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के मेन हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या है, द मैन्युफैक्चरर, इंटरमीडिएटरीज, द फैसिलिटेटिंग एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट हमारे बीच में क्यों पार्टिसिपेट करेगी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, पहले ही एलिमिनेट कर दो, बाहर निकालो इसको। ठीक है, अब हमारे पास में क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास में 1 2 3। हाँ सर आपने जिस हिसाब से पढ़ाया था मैं अब एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। 4 आ गया सब में, तो पहले ही 4 को हटा दो, क्या कर दो, डी कर दो, 1 2 3 ओनली। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, 3 तरीके के हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। और देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरर्स, इंटरमीडिएटरीज, फैसिलिटेटिंग एजेंसीज एंड हमारे कंज्यूमर्स। क्योंकि हमारे कंज्यूमर जो है वो क्या है, एट लास्ट में मतलब प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर उन्हीं तक पहुंचता है। फिर क्या आते हैं हमारे, विच ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस व्हाइल चूजिंग द चैनल विद मिडल मैन कंसिडरेशंस। ठीक है, मिडल मैन को कंसिडरेट करने के लिए हमको कौन सारे चैनल्स को अपने चूज करना पड़ता है। तो आप लोग इसका सही आंसर मुझे बताओगे कौन सा नंबर है हमारा, 9th। ठीक है, तो 9th में देखो टाइप्स ऑफ मिडल मैन। हाँ भैया कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता ही है ना, जब आप चूज करो कि भैया हमारा मिडल मैन किस टाइप का है, हम लोग क्या चीज़ उसको किस तरीके से चूज करें। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जो मिडल मैन कंसिडरेशन के लिए यूज़ हो सकती है, सर नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे निकलेंगे। फिर हमारा क्या आता है, साइज ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, साइज ऑफ द कस्टमर्स हाँ कहीं ना कहीं हमारी चूज हो सकती है, बट इसमें हमारा मतलब मिडल मैन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमको अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना पड़े तो हमें फ़र्क पड़ेगा, बट अगर हमको मिडल मैन चूज़ करना है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे चैनल कंपटीशन, हाँ चैनल कंपटीशन में हमारा फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारे कितना कंपटीशन है, हमको सबसे अच्छा वाला हमारा क्या ढूंढना पड़ेगा, मिडल मैन ढूंढना पड़ेगा, सो दैट हम लोग कंपटीशन में क्या करें, मार्केट में एक एडवांटेज उठा सके और हमारा प्रोडक्ट लोगों तक बेहतर रूप से पहुँच सके। तो हमारे इसके हिसाब से हमने क्या देखा कि हमारा 1 and 4 जो है वही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आपको। चलो फिर हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ होलसेलर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन है। तो अगर ये आप लोगों ने सही किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोगों ने सही किया, क्योंकि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो है वो हमारा डी है, क्या, सर्विस होलसेलर्स। ठीक है, अब देखो full service wholesalers usually handle larger sales volumes. They may perform a broad range of services for the consumers, such as the stocking inventories, operating warehouses,
सप्लाइंग क्रेडिट, एम्प्लॉइंग सेल्स पीपल टू असिस्ट कस्टमर्स एंड डिलीवरिंग गुड्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्विस में जो हमारा होलसेल होता है उसकी डेफिनेशन। फिर क्या था हमारा, विच ऑफ द सर्विसेज इज अ पिगी बैक सर्विस इन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। तो आप लोग इसको गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिगी बैक आप लोग जिसका एग्जाम देने जा रहे हो उसी से रिलेटेड था। तो आप लोग किसका एग्जाम देने जा रहे हो, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन? नहीं भैया, रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये उसी से रिलेटेड है, रेलवे से। ठीक है, तो पिगी बैक का क्या होता है, मतलब इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने क्या देखा होगा, मालगाड़ी में आपने देखा होगा कि कंटेनर्स रखे हुए जाते हैं पैकिंग के थ्रू। ठीक है, तो पिगी बैक हमारी यही चीज़ होती है, क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर आपके सामान को भर दिया जाता है और उसको ट्रेन के थ्रू पहुंचाया जाता है। ठीक है, फिर क्या था हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रमोशन बजट मेथड। प्रमोशन बजट मेथड का टॉप डाउन अप्रोच का कौन सा वाला इनमें से एग्जाम्पल या फिर हम कहेंगे मेथड नहीं है। तो मैंने आपको देखो बताया था टॉप डाउन अप्रोच एंड अप डाउन अप्रोच। ठीक है, मैंने दोनों का आपको मीनिंग भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो इसमें क्या हमारे यूनिट सेल्स मेथड नहीं था, अफोर्डेबल मेथड नहीं था, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड नहीं है, हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। अब ये तो क्वेश्चन भाई ऐसा है कि अगर आपने पढ़ा होगा तभी आपको आता होगा, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा ढंग से चलो क्वेश्चन नहीं आएगा। द ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, द ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड इज अ सिस्टम इन विच अ कंपनी एलोकेट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू इट्स मार्केटिंग बजट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप लोग पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसके लिए अपने बजट को एलोकेट करेंगे। और यही हमारे क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव टास्क मेथड कहलाता है। किसके लिए, हमारे मार्केटिंग प्रमोशंस के लिए। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करने को हम लोग क्या कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है सर, ये तो मैं करके ही रहूँगा। और इसका आंसर है हमारा ए, जिसको हम कहते हैं क्या, सेगमेंटेशन। तो आगे बढ़े, सेगमेंटेशन की डेफिनेशन बताने की जरूरत है आप लोगों को? नहीं यार, डेफिनेशन तो बताने की कोई जरूरत नहीं कि हम लोग मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, ये हमारा नाम भी डिफाइन करता है। बस मैं हाँ ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमारे मार्केट सेगमेंटेशन कितने टाइप के होते हैं, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल एंड ज्योग्राफिक। ठीक है, बार बार अब मैं आपको एक ही चीज़ की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्लास में बताया, लास्ट वाली क्लास में भी बताया जब हमने टेस्ट लिया था उसमें भी, और अब इसमें भी बताऊँ तो क्या फ़ायदा होगा, बताओ मेरे पढ़ाने का। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच टारगेटिंग स्ट्रेटजीज शुड अ कंपनी फॉलो इफ दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मार्केटिंग। कौन सा हमको मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए जब हमारे पास में क्या है, कंपनी के अंदर कम पैसे हैं। डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। डिफ्रेंशिएटेड मार्केट तो हमने कुछ और पढ़ा था। हमारा कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, हाँ सर कंसंट्रेट हम कर सकते थे, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग? नहीं सर, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, फिर उसके अंदर हमारा क्या था, अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग, कि हाँ सर इस अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केट हमारा होगा क्लोज्ड मार्केटिंग। सर ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, तो शायद ऐसा कुछ होता भी नहीं हो। ठीक है, तो हमको क्या पता लगा कि कंसंट्रेटेड मार्केटिंग हमारा कंसंट्रेटेड मार्केटिंग हम कभी यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास क्या होता है, पैसे लिमिटेड होते हैं और हमको सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकें, ताकि हम लोग अपने मतलब मानो आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, और आप लोग वो 1000 रुपये कहाँ पे, किसी एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हो, तो आप लोग कंसंट्रेट करके यूज़ करोगे ना। Concentrating marketing is a strategy that involves a brand directing all effort and resources to develop and market a product for one specific segment of the target audience. This strategy is especially effective for small businesses as it helps obtain a good position in one marketing segment. समझ में आया आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चले। If a company is providing a variant for offer of each product in the line is called, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था दो क्लास में इसके, एक अच्छे से आपको ग्राफ भी समझाया था। तो ए क्या हमारा प्रोडक्ट लाइन है, बी क्या हमारा प्रोडक्ट मिक्स विड्थ है, सी क्या हमारा प्रोडक्ट लाइन लेंथ है, एंड डी क्या हमारा प्रोडक्ट डेप्थ है। आप लोगों को मैं कुछ 30 सेकंड लगभग दे रहा हूँ ताकि आप लोग सोच सको। चलो स्टार्ट करें। तो देखो इसका हमारा, अच्छा हाँ इसका आंसर तो पहले बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या था हमारा, डी, मतलब कि प्रोडक्ट डेप्थ। मैंने आपको अच्छे से समझाया था ना। तो फिर देखो चलो, प्रोडक्ट डेप्थ इज द नंबर of versions of a product that a firm offers. This introduces variety to satisfy diverse customer needs and reach more target markets. In some cases, product depth also allows a large firm
टू गेन मार्केट शेयर बाय कॉम्पिटिंग विथ इटसेल्फ टू स्क्वीज आउट रियल कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट डेप्थ की डेफिनेशन है। जैसे हम लोग कंपनी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करती है सो दैट कि वो मार्केट में जितने भी लोग हैं सब तक पहुंच जाए और अपने कंपटीशन को क्या कर दे, खत्म कर दे और अपनी मार्केट में क्या कर सके, रीच बना दे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले। इन विच स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट द प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड। देखो मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ए क्या था हमारा आइडिया स्क्रीनिंग, बी क्या था हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट, सी क्या हमारा बिजनेस एनालिसिस, डी क्या हमारा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप खुद ही दिमाग लगाओ यार, प्रोटोटाइप जब हम क्रिएट करेंगे तो किस में करेंगे। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचो। पता लगा। देखो जब हम आइडिया स्क्रीनिंग में जाएंगे तो भैया हम क्या आइडिया स्क्रीन में जाते ही प्रोडक्ट अपना बना देंगे? नहीं यार, प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे कि कंसेप्ट डेवलपमेंट में गए, ठीक है, हमने सोचा कि भैया कि हम अपने प्रोडक्ट को बनाएं, किस तरीके से बनाएं, तो क्या हम उसमें प्रोटोटाइप क्रिएट कर देंगे? नहीं यार, जब हम उसमें इंजीनियरिंग लगाएंगे कि मतलब हाँ हम लोग इस तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और हमारा ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को डिफाइन करना, उसको बनाना, तब उसके बाद में तो हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका आंसर क्या है, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वीनियंस पैकेजिंग। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था, अच्छे से पढ़ाया भी था। द पैकेज मस्ट बी कन्वीनियंट टू स्टॉक। हाँ भैया, ये तो कन्वीनियंस पैकेजिंग की क्या है, एक मतलब एडवांटेज, या फिर हम कहेंगे कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। द पैकेज डज नॉट वेस्ट शेल्फ स्पेस। ठीक है, हाँ ये भी कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी जगह घेर ले और किसी और प्रोडक्ट के लिए क्या हो, जगह नहीं बचे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या आता है हमारा कि इट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन। कि भैया नहीं, प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन है, मतलब जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो तो प्रोडक्ट है ना, कि उसको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए या फिर डिज़ाइन करके बनाया गया है कि हाँ ये कस्टमर की डिज़ाइन को सेटिस्फाई कर सके। बट हमारी जो पैकेजिंग है वो किस तरीके से डिफाइन को क्या करेगी, हमारी मेंटेन करेगी, या फिर हमारे प्रोडक्ट को जो है किस तरीके से कोई एक टास्क को परफॉर्म कर सकती है। हमारी डिज़ाइन कोई भी टास्क को डेवलप परफॉर्म नहीं करती है। ठीक है, फिर क्या था हमारा, द पैकेज मस्ट रिटेन इट्स लुक ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ। तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं था, सी, कि मतलब वो हमारे किसी टास्क को परफॉर्म नहीं करेगी। हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो टास्क को परफॉर्म करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द FOB। FOB मैंने आपको बताया था कि फ्री ऑन बोर्ड क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो FOB की फुल फॉर्म जो थी हमारी वो A थी, फ्री ऑन बोर्ड। आप लोगों ने गलत तो नहीं किया, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलो आगे चलो अपना क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज एट द सेम लेवल विद इन द चैनल। ठीक है, चैनल के सेम लेवल पे, मतलब कि यहाँ पे भी कोई है और इसकी यहाँ पे भी कोई है। तो जब यहाँ पे चैनल में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो हम लोग कौन सा चैनल कहेंगे, इसमें कॉन्फ्लिक्ट कौन सा लगाएंगे, बताओ मुझे। इसमें हम लोग कहेंगे क्या, वर्टिकल। ठीक है, तो देखो हमारा वर्टिकल नहीं, सॉरी, इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि भैया एक ही लाइन में है ना, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ है तो सॉरी गलती से हो गया था। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है तो हमारा कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन अ फ्रेंचाइजी इन अ नेबरिंग टाउन फील्स अ फेलो फ्रेंचाइजी हैज इन्फ्रिगेंटेड on its territory. ठीक है, finally multi-channel conflict occurs when a manufacturer has established 2 or more channels that compete against each other in the selling to the same market. ठीक है, चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ में अपने। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स। प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स इनमें से कौन सा कहलाता है, तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा था, हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मैंने आपको पढ़ाया था। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाइज टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब आपको समझ में आया सब कुछ हमको। अब देखो हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया और आप लोगों के लिए मतलब सबके सब आपको सॉल्यूशन से बता दी। आई होप आप लोगों के स्कोर भी अच्छा रहा होगा।
तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे हमारे वीडियोस को दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को एक फ्री बैच दिए हैं और जिसमें हम लोग आपकी रिवीजन करवाएंगे, जितने भी हमारे टॉपिक्स हमने सारे अपने कंप्लीट कर लिए इसमें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं इसी टेस्ट के साथ में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहिए। बाकी हमारी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अपनी कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हमारे चैनल के साथ में इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।